डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉपीकैट मार्केटिंग 101 के बारे में। इस बुक को बर्क हेजेस ने लिखा है, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पीकर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। इस बुक को वो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये वो स्टोरी है जो मुझे हमेशा से ही पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसकी उम्र 40 के करीब थी। उसे पैसे की हमेशा बड़ी तंगी रहती थी, इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता यह है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। उस ऑफिस के बाहर दो दरवाजे थे, जिसमें से एक दरवाजे पर एम्प्लॉयड लिखा हुआ था और दूसरे दरवाजे पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा था। वो आदमी एम्प्लॉयड लिखा हुआ दरवाजा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था, और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो उसे फिर से दो दरवाजे मिलते हैं। उनमें से एक दरवाजे में लिखा था एक साल में $40,000 से कम कमाई और दूसरे में लिखा था एक साल में $40,000 से ज़्यादा कमाई। अब उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, तो इसलिए वो पहला दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाने पर वो फिर से दो दरवाजे मिलते हैं, जिसमें से एक पर लिखा था एक साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग और दूसरे में लिखा था एक साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी की सेविंग अकाउंट में बस $1,000 ही थे, इसलिए वो दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि वो उसी जगह पर वापस आ गया जहां से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दरअसल बात यह है कि अगर आप सेम चॉइस चूज करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि वहीं रहते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वहीं वापस आएंगे जहां से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन ये रिजल्ट मिलेंगे कैसे? अगर आपको ये जानना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो ये समरी ध्यान से सुने और बुक को भी एक बार जरूर पढ़े। चैप्टर 1, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपीकैट्स। हम कॉपीकैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई एक चीज़ है जिसमें हम सबसे अच्छे हैं तो वो है कॉपीकैट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कॉपीकैट करते हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका कॉपीकैट क्यों नहीं किया? हमारे पैदा होने के दिन से हमारी कॉपीकैटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज कॉपीकैट करते हैं, हम उनके मूव्स कॉपीकैट करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कॉपीकैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपीकैट करने सीखते हैं। फिर हम ड्राइव करना सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात के पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपीकैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपीकैट करेंगे उतना ही बेटर ड्राइविंग सीखना शुरू कर देंगे। हालांकि लाइफ में हर चीज़ की तरह कॉपीकैट करने के भी डाउनसाइड हैं। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ ना कुछ कॉपीकैट करते रहते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सही हो। अब इस बात को ही कंसिडर कर लो कि जब आप कोई बैड हैबिट कॉपीकैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कर रहे हैं वो राइट हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टोरी को ही ले लो, जिसमें एक आदमी की क्लॉक्स की शॉप होती है। हर रोज एक बूढ़ा आदमी उस आदमी के शॉप के पास से गुजरता था और घड़ियों को देखता था। वो अपनी पॉकेट वॉच निकालकर कुछ देखता और अपने रास्ते चला जाता। उस बूढ़े आदमी की इस आदत को देखकर स्टोर ओनर को बड़ी हैरानी होती थी। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आकर उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बूढ़े ने जवाब दिया कि हर रोज 5 बजे मैं विसल बजाता हूँ, इसलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम श्योर कर लेता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर वो शॉप ओनर जोर से हंसा और बोला, और मैं हर रोज आपकी विसल की आवाज सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों ही एक दूसरे को कॉपीकैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे बस एज्यूम करते और वो रॉन्ग थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई कॉपीकैट क्यों नहीं ढूंढा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक का तरीका कॉपीकैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएशन के ट्रैक का। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपनी फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरी करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक तरीका है। तो आप भी अब सोच समझ कर चूज करें। उन 95% लोगों की तरह जो जॉब ट्रैक पर हैं और शायद 65 की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका होगा, क्या आप भी यही चीज कॉपीकैट करेंगे, या फिर 5% लोगों को कॉपीकैट करना पसंद करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन ट्रैक पर हैं और जो 65 की एज से पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या शायद वेल्थी भी बन चुके होंगे? चैप्टर 2, व्हाट इज थ्रू वेल्थ? थ्रू वेल्थ क्या है? थ्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप चीज़ें खरीद सकें, बल्कि थ्रू वेल्थ फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि आप जो चाहे वो करें, जब चाहे तब करें। और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी इनफ नहीं होता। आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। आपको ऐसे कई हाई पेड डॉक्टर्स या इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वो थ्रूली फ्री है, तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं है।
अगर उनके साथ कभी कुछ भी होता है और उन्हें क्विट करना पड़े तो क्या वो सेम लाइफस्टाइल के बिना सरवाइव कर पाएंगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी आदत पड़ गई है। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। यह एक तरह का ट्रैप है, या फिर जैसे हमारे ऑथर इसे कहना पसंद करते हैं, टाइम फॉर मनी ट्रैप। इनकम क्रिएशन टेम्परेरी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एक बार अगर आपने किसी रीजन के लिए काम करना बंद कर दिया, जैसे कि मान लो किसी बीमारी के चलते आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जरा बताओ कि फिर आप खर्चे कैसे अफोर्ड करोगे? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? तो फिर आप एक लग्जरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करेंगे जो आपके काम करने या ना करने पर डिपेंड ना हो? लेकिन ऐसा हो सकता है जब आपकी रेसिडुअल इनकम हो। रेसिडुअल इनकम बेसिकली आपके लिए पैसे अर्न करती रहती है, चाहे आप काम पे जाएं या नहीं। ये सुनने में थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है ना? खुशकिस्मती से ये फिक्शनल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। चलो एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे जॉन। जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता आ रहा है और इस पैसे को उसने बड़ी वाइजली इन्वेस्ट किया है, और जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड था, जिसका उसे 10% हर साल मिलता था, और ये रकम $1 लाख के बराबर है। एक तरह से ये पैसा वो बगैर कोई काम किए बैठे बैठे कमा रहा है, और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। चैप्टर 3, लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। टाइम को पैसे के बदले ट्रेड करना। आजकल हमारे 50-50 प्लान है। हम 50 साल तक हर साल वीकली 50 घंटे काम करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो हमें अपनी लाइफ टाइम कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम यह है कि जो हम पहले कमाते थे वो तब भी इनफ नहीं था। तो इमेजिन करो कि जब हमें इसका बस 50% ही मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा गुजारा होगा। ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जांपल है। लीनियर ग्रोथ को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्रीन पे दी गई ये इक्वेशन यूज करते हैं। H into N is equal to I। H का मतलब है अर्ली वेजेस, N is नंबर ऑफ आवर्स, I is equal to इनकम। इसका सिंपली ये मतलब है कि आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल में मिलता है, और जब आप उतना नहीं दे पाते तो आपको भला ज़्यादा कैसे मिल सकता है। लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं जो दो अलग जॉब करते हैं। पहले वाले का नाम जॉन रख देते हैं। अब जॉन एक जगह पे फ्लावर बेचने का काम करता है। इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है, और अगर वो इसमें से घर से काम तक का ट्रांसपोर्टेशन निकाल ले और डेली घंटे वीकली 6 दिन भी काम करता है, तो पर वीक उसकी $600 की कमाई होती है। और अगर वो हर साल 50 वीक काम करे तो वो $30,000 पर ईयर कमाएगा। देखा जाए तो ये इतनी कम रकम भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो बस ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना कमा सके। हालांकि हर साल ये $30,000 जॉन की मैक्सिमम इनकम है। वो इससे ज़्यादा कभी कमा ही नहीं सकता, और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता, और ना ही कभी वो ब्रेक लेता है। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर बेस्ड है। उसे बस एक बार ही पेमेंट मिलती है, और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले ट्रेड कर रहा है। अब हम सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं। ये है मार्क, जो मेडिसिन लाइन में एक जनरल प्रैक्टिशनर है। वो पर ईयर $1.5 लाख कमाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उसे पर डे 10 घंटे और वीकली 6 दिन काम करना पड़ता है। तो इस तरह वो अपने काम का गुलाम है। वो काम से थका हारा घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा जैसे उसने सोची थी। और असली प्रॉब्लम तो यही है कि आप चाहे साल के $30,000 कमाए या $1.5 लाख, एक बार अगर जॉब छोड़ दें तो आपकी अर्निंग जीरो है। एक कंपनी का सीईओ काफी पैसा अर्न करता है, शायद $3 मिलियन पर ईयर या उससे भी ज्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉय साल के सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीईओ जानता है कि मनी कैसे लेवरेज किया जाए। उसके एम्प्लॉयज उसके लेवरेज हैं, इसलिए वो अपने एफर्ट के 100% के बजाय अपने 100 एम्प्लॉयज के एफर्ट का 1% अर्न करता है, और यही चीज लेवरेज है। हालांकि सिर्फ लेवरेज होना काफी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे कैसे यूज करें, वरना ये आपके लिए यूजलेस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यही चीज समझाने वाले हैं। चैप्टर 4, लेवरेज्ड ग्रोथ, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं।
1880 के अगस्त के टाइम में चलते हैं। ऐसा कैंडलर ने $2300 में कोका कोला नाम के एक कार्बोनेटेड फाउंटेन ऑफ ड्रिंक के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए थे। यह एक बड़ी सक्सेस थी क्योंकि उस टाइम में ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में इस ड्रिंक का एक फाउंटेन हुआ करता था जहां पर आके लोग 5 सेंट में कोका कोला पी सकते थे। हालांकि एक दिन कैंडलर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने वाकई में हिस्ट्री चेंज कर दी थी। एक दिन कैंडलर का एक फ्रेंड उसके ऑफिस में आया और एक स्मॉल फी के बदले उसने एक एडवाइस दी। कुछ देर आराम से सोचने के बाद कैंडलर ने उसे फी पे कर दी। उसके दोस्त ने उसके पास आकर धीरे से कहा, बॉटल इट। बस फिर क्या था, कोका कोला की बोतल आने से पहले लोगों को इसे पीने ड्रग स्टोर जाना पड़ता था, इसलिए कंपनी का सारा प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड था कि कितने लोग कोका कोला ड्रिंक पीने के लिए एफर्ट लगाकर ड्रग स्टोर तक आएंगे। लेकिन ड्रिंक को बॉटलिंग करने से लेवरेज क्रिएट की गई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बॉटल में डालकर टाइम, एफर्ट और लोकेशन को लेवरेज बना दिया था। और अब जबकि उनका प्रोडक्ट बॉटल में बिक रहा था तो कोई भी, जैसे मान लो कोका कोला के 6 पैक का एक फाउंटेन, अपने घर में एंजॉय कर सकता था। तो ये होता है लेवरेज, जिससे आप अपना काम हार्डर के बजाय एक स्मार्टर तरीके से कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में कहें तो ये एक तरीका है कि कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का। लेवरेजिंग योर वेल्थ थ्रू फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के थ्रू लेवरेजिंग। आजकल फ्रेंचाइजी बिजनेस खूब ट्रेंड में है। अमेरिका का ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउनसाइड भी है और वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 मिलियन खर्च करके मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बुरी बात तो यह है कि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एक दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट इतनी कम है कि ये $500 में भी शुरू किया जा सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए आप 1000 बार पेड हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? चलो इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में देते हैं। चैप्टर 5, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओसियोला मैकार्टी 88 साल की बूढ़ी थी जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज किया करती थी। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया था। इतने सब के बावजूद वो सिर्फ $9000 पर ईयर ही कमा पाती थी। जब वो 40 साल की थी तो उसने थोड़े पैसे सेव करने स्टार्ट किए थे। ये सेविंग्स टाइम के साथ इंक्रीज होते गए और 1995 के समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट किए। अब सवाल यह है कि एक ऐसी औरत जिसकी इनकम एवरेज से भी नीचे है, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई? वो अपनी सेविंग का कुछ परसेंट हर साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी और इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मान लो कि आपने 25 साल पहले $10,000 जेरोक्स में इन्वेस्ट किए, तो आज आपके $10,000 $40 मिलियन में बदल जाएंगे। ये है फ्रेंचाइजिंग का अल्टरनेटिव तरीका। फ्रेंचाइजिंग बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं है। आप कम पैसे से भी स्टार्ट करके कुछ टाइम बाद एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब आप एक छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी लॉन्ग टाइम वेट के? तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सिनर्जिज्म के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर 6, सिनर्जिज्म मैरिजेस। 1905 के वर्ल्ड फेयर में अर्नेस्ट हैम्बी अपने वेफल्स बेचने की पूरी कोशिश में जुटा था। वो इसकी प्रोमोटिंग करता रहा, फिर भी किसी ने उसके वेफल्स नहीं खरीदे। और उससे भी बुरी बात उसके साथ ये हुई कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टोर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी जहां आइसक्रीम बिक रही थी। फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स खत्म हो गई तो उसने अर्नेस्ट से कुछ प्लेट्स उधार मांगे। अर्नेस्ट के पास प्लेट तो नहीं थे, लेकिन उसने सोचा क्यों ना वेफल्स को ऐसे रोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम्स होल्ड की जा सके। और इस तरह आइसक्रीम कोन बनी जो लोगों को बड़ी पसंद आई और फिर दुनिया भर में आइसक्रीम कोन फेमस हो गई और आज भी ये सबका फेवरेट स्नैक्स है। ये आइसक्रीम और वेफल की स्टोरी सिनर्जिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दो अच्छे प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से एकदम अलग है, फिर भी जब कंबाइन होते हैं तो एक नया ग्रेट प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। अब इमेजिन करो कि आपने वेल्थ क्रिएशन के एक परफेक्ट सिनर्जिज्म को क्रिएट करने का चार्ज लिया है। एक ऐसा पावरफुल सिनर्जिज्म जो इस प्लैनेट पर हर किसी की लाइफ टच करे, जो अफोर्डेबल हो और एक डुप्लीकेटेबल सिनर्जिज्म हर किसी को अवेलेबल हो सके।
ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसे फ्रेंचाइजिंग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शादी कहना पसंद करूंगा। तो आखिर उनकी मैरिज का रिजल्ट क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग, द अल्टीमेट सिनर्जिज्म। चैप्टर नंबर 7, नेटवर्क मार्केटिंग। डुप्लीकेशन वो तरीका है जिससे फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग थ्रू वेल्थ क्रिएट करने का की है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए वो आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस देंगे जो आपको सेल करना है और जब आप इसे बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। हो सकता है कि ये ज़्यादा बड़ी रकम ना लगे। अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा देते हैं तो मुबारक हो, आपको कमीशन बढ़ गया, क्योंकि वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा और जब वो आदमी किसी और को ये सिखाएगा तो आपका कमीशन और बढ़ जाएगा। और ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएट करने का ये कॉपीकैट का बस यही तरीका है। ये बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें आपको स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि आपको काफ़ी कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और डेली ऑफिस जाने के बजाय आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक आपको बताती है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनना एक छोटे से स्टार्टअप अमाउंट के साथ, वो भी कम समय में, तो सबसे बेहतरीन तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर ज़रूर करें। आगे मिलते हैं और नई बुक की समरी के साथ। थैंक यू एवरीवन।